Welcome on Easy Learning. Now I am going to explain the next part of the story of poetry. Earlier I have already discussed or explained the two parts. So let's start. तो इससे पहले हम ये देख चुके थे मार्लो और स्पेंसर के बारे में, जिन्होंने कि रैशनल और साइंटिफिक एटीट्यूड को दिया था. उसके बाद देखते हैं क्या है. द साइंटिफिक स्पिरिट ऑफ द टाइम, हाउएवर, कहते हैं कि उस समय की जो वैज्ञानिक जो स्पिरिट थी, मतलब जोश थी, एक नई विज्ञान आई थी तो एक अलग तरह की उस समय एक माहौल हो गया था. हाउएवर डिड नॉट डिस्ट्रॉय पोएट्री, वो किसी भी तरीके से हालांकि पोएट्री को बर्बाद नहीं किया. द ग्रेट पोएट ऑफ द टाइम वॉज जॉन मिल्टन, उस समय के सबसे जो महान पोएट थे वो थे जॉन मिल्टन. ही वॉज ए पुरिटन हु सर्व्ड क्रॉमवेल एज लैटिन सेक्रेटरी, वो एक पुरिटन थे जो कि क्रॉमवेल को एक लैटिन सेक्रेटरी के रूप में सेवा किए थे. ही फर्स्ट रोट सम शॉर्ट पोएम्स सच एज एल एलेग्रो एंड एल पेंसरोसो, उन्होंने अपने कुछ छोटे छोटे पोएम लिखे थे जैसे कि एल एलेग्रो और एल पेंसरोसो. तो ये दो देख सकते हैं, एल एलेग्रो और पेंसरोसो. हिज एलिजी लिसिडास लेमेंट्स द डेथ ऑफ ए फ्रेंड, उनकी जो एलिजी लिसिडास है उसमें अपने फ्रेंड की जो डेथ है उनके ऊपर विलाप करते हैं, उनके बारे में मतलब पश्चाताप करते हैं, खेद करते हैं. He is mainly known for producing truly English epics such as Paradise Lost and Paradise Regained. वह जो है मुख्य रूप से जाने जाते हैं सत्य तरीके से जो इंग्लिश एपिक्स महाकाव्य है उसको देने में, प्रोड्यूस करने में, जैसे कि पैराडाइस लॉस्ट है और पैराडाइस रिगेंड है. ये हमारे रामायण और महाभारत की तरह बहुत लंबे लंबे हैं, पैराडाइस लॉस्ट और पैराडाइस रिगेंड. These epics seek to justify the ways of God to man. ये जितने भी महाकाव्य हैं वो यह बताते हैं कि the ways of God to man, मतलब गॉड कैसे मैन के साथ न्याय करते हैं, मतलब गॉड की बात अगर आदमी ना माने तो उसके साथ क्या परिणाम होता है, वो ये सारे एपिक्स बताते हैं जो पैराडाइस लॉस्ट है और पैराडाइस रिगेंड है. मिल्टन इज रिगार्डेड द मोस्ट सबलाइम ऑफ इंग्लिश पोइट्स, और मिल्टन जो है वो इंग्लिश पोइट में सबसे सबलाइम वाले पोइट माने जाते हैं. सबलाइम भी एक पार्ट है जो आप स्टडी करेंगे. अब सबलाइम क्या होते हैं, जब हम किसी चीज़ से को बहुत ही ऊंचा उठ कर सोचते हैं, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो उसको सबलाइम कहा जाता है. और भी बहुत सारे मल्टीपल मीनिंग इसके होते हैं. ही इज़ ए मास्टर ऑफ व्हाट इज कॉल्ड द ग्रैंड स्टाइल, वह ऐसे मास्टर है जिसको कि ग्रैंड स्टाइल के रूप में जाना जाता है. He makes use of abstract words, many of them of Latin origin. वह बिल्कुल सुंदर या साफ वर्ड का यूज किया करते हैं, उनमें से बहुत सारे हैं लैटिन ओरिजिन के, जहां मतलब लैटिन ओरिजिन मतलब लैटिन से लिए गए वर्ड हैं. An important group of 17th century writers were the metaphysical poets. अब कहते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है 17th सेंचुरी राइटर के वो थे मेटाफिजिकल पोइट के. मेटाफिजिकल मतलब जो शरीर से या फिजिक्स से संबंधित नहीं हो, हमारे फिजिकल बॉडी से संबंधित नहीं हो, जो भी कुछ हो वह हमारे इस फिजिकल बॉडी से परे हो, उसी को मेटाफिजिकल कहा गया है. विद जॉन डन एज द लीडिंग फिगर, जॉर्ज हर्बर्ट, एंड्रू मार्वेल, रिचर्ड क्रैशॉ एंड हेनरी वागो वर इम्पॉर्टेंट पोइट्स ऑफ द ग्रुप. कहते हैं कि जॉन डन के साथ साथ इसके आगे बढ़ाने वाले, लीडिंग का मतलब होते हैं आगे बढ़ाने वाले, जो मेटाफिजिकल को आगे बढ़ाए थे वो थे जॉर्ज हर्बर्ट, एंड्रू मार्वेल, रिचर्ड क्रैशॉ एंड हेनरी वागो वर इम्पॉर्टेंट पोइट्स ऑफ द ग्रुप. ये इस ग्रुप के इम्पॉर्टेंट पोइट्स थे. एक बात और बता दें कि मेटाफिजिकल जो पीरियड थे या टाइम थे उसका नाम मेटाफिजिकल किसने दिया, उस समय के लोगों ने नहीं दिया, बल्कि बाद में जॉन ड्राइडन ने बताया था कि ये टाइम जो था वो मेटाफिजिकल टाइम था. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. While reading Donne's poems, you may have noticed the use of uncommon similes and metaphors. कहते हैं यहाँ पर में कि अगर आप डनिस के पोएम्स को पढ़ रहे होते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि किस तरीके से वो असाधारण सिमिली और मेटाफोर का यूज करते हैं. Do they have some important function in the poem? क्या इस सिमिली और मेटाफोर का कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं पोएम में?
दे ब्रिंग टू आवर नोटिस रिलेशनशिप अमंग अनकॉमन थिंग्स। ये क्या करते हैं, जो मतलब असाधारण चीजें हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में हमें नोटिस कराते हैं या हमारा ध्यान ले जाते हैं वहां पे। द मेटाफिजिकल पोइट्स रोट ऑन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। मेटाफिजिकल पोइट्स ने जो जिंदगी है, जो हमारी आध्यात्मिक जो उसके पहलू है उसके ऊपर लिखे। बट देयर लव पोएम्स आर इक्वली फैसिनेटिंग। लेकिन उनके जो लव पोएम है वो एक तरह से आकर्षक है। फैसिनेटिंग का मतलब होता है जो अपनी तरफ खींच ले किसी को। द मेजर पोएट ऑफ द लेटर पार्ट ऑफ द कंट्री वॉज जॉन ड्रैडन। कहते हैं कि कंट्री के जो आगे के भाग के जो मेजर पोएट थे वो थे जॉन ड्रैडन। जॉन ड्रैडन जो थे बहुत ही जाने माने हुए पोएट थे। हिज मेजर पोएटिक वर्क्स मैकफ्लैकनी एंड एब्सलोम एंड एकिटोफेल आर सटायर्स। उनके जो मुख्य पोएटिक कार्य हैं इसमें है मैकफ्लैकनी, एब्सलोम और एकिटोफेल। ये क्या है, एक सटायर है। सटायर मतलब जो ताना मारने वाले होते हैं उस तरह के हैं। दे डील विद द पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज ऑफ द टाइम। वो उस समय के जो राजनीति जो विवाद होते थे उससे निपटते हैं, मतलब डील करते हैं उससे। ही इज बेसिकली ए सैटरिस्ट। ही का मतलब कौन, जॉन ड्रैडन। तो जॉन ड्रैडन जो है बेसिकली एक सैटरिस्ट होते हैं। स्टिल ही मेक्स इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव यूज ऑफ लैंग्वेज। और फिर भी वह इमेजिनेटिव और क्रिएटिव यूज करते हैं लैंग्वेज के। इमेजिनेटिव मतलब सोच करके और क्रिएटिव मतलब बना करके। वी ऑल्सो नो हिम फॉर हिज यूज ऑफ क्लासिक और हीरोइक कपलेट फॉर सीरियस इंग्लिश पोएट्री। कहते हैं हम उसे और भी तरीके से जानते हैं। कैसे, तो वो किस तरीके से क्लासिक और हीरोइक कपलेट को जो है वो यूज करते थे इंग्लिश पोएट्री को सीरियस बनाने के लिए। ओनली वन अदर पोएट ऑफ द पीरियड इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। केवल एक ही और पोएट है इस पीरियड के जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। दिस इज सैमुअल बटलर। सैमुअल बटलर है हुज हुडीब्रश इज ए सटायर ऑन द पुरिटन्स। जिनका जो हुडीब्रश है वो पुरिटन्स के ऊपर एक सटायर है। When we approach the 18th century, कहते हैं जब हम 18th century में आते हैं, we find reason and optimism as the main qualities of the age. तो हम इस एज में पाते हैं कि इसमें रीजन भी होते हैं और ऑप्टिमिज्म भी होते हैं। ऑप्टिमिज्म का मतलब होते हैं आशावादी। People believe that theirs is a golden period similar to that of the Roman Emperor Augustus. लोगों का विश्वास था या मानना था कि उनका एक स्वर्णकालीन युग था और ये युग जो है बिल्कुल रोमन जो सम्राट थे ऑगस्टस उनसे मिलता जुलता था, सिमिलर था। Hence the name Augustan age was given to the early 18th century। और इस तरीके से ऑगस्टन एज जो नाम दिया गया वो शुरुआत में 18th century में दिया गया। The poets used Greek and Roman authors और classical antiquity as models of style। कहते हैं पोएट ने क्या किया था, तो ग्रीक और रोमन ऑथर को यूज किया था। किसके लिए, तो क्लासिकल एंटिक्विटी के लिए और स्टाइल के मॉडल के रूप में। क्लासिकल एंटिक्विटी का मतलब है जो पुरानी जो क्लासिकल थी उसको। हेंस द पीरियड इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड न्यू क्लासिक। इसीलिए इस पीरियड का नाम न्यू क्लासिक भी दिया गया। अलेक्जेंडर पोप वॉज द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ द टाइम। कहते हैं अलेक्जेंडर पोप जो थे वो इस टाइम के एक प्रतिनिधि पोएट थे, मतलब रिप्रेजेंटेटिव पोएट। He has written some short poems on nature and seasons। कहते हैं उन्होंने कुछ छोटी छोटी कविताएं जो है लिखे हैं नेचर और सीजन्स के ऊपर। सच एज 4 pastorals, ये इन्हीं के लिखे हुए हैं अलेक्जेंडर पोप के। But he is mainly known for his critical and satirical poems such as the Rape of the Lock। लेकिन वह जो है मुख्य रूप से क्रिटिकल और सैटिरिकल पोएम्स के लिए जाने जाते हैं। और जिन पोएम्स का नाम है रेप ऑफ द लॉक, द ड्यूनिकेट एंड द एपिसल टू डॉक्टर अर्बुथनॉट। हिज पोएट्री इज नोटेड फॉर वर्बल इंटेलिजेंस। उनका पोएट्री जो है वर्बल इंटेलिजेंस में जाना जाता है। वर्बल का मतलब जो मुंह से बोल करके किसी को बताया जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड विट। इसे विट भी कहा जाता है। ही मेक्स द यूज ऑफ क्लासिक कपलेट टू मेक कंडेंस ऑब्जर्वेशंस। वो क्या करते हैं, क्लासिक कपलेट का भी यूज करते हैं। कपलेट मतलब 2 लाइन्स को कपलेट कहा जाता है। टू मेक कंडेंस मतलब मिलाने के लिए, कंडेंस करने के लिए। और कुछ ऑब्जर्वेशंस आप नीचे देख सकते हैं जो दिए गए हैं।
अ लिटिल लर्निंग इज ए डेंजरस थिंग, ये इन्हीं का दिया हुआ है। मतलब थोड़ा सा ज्ञान जो है वो खतरनाक होता है। और टू एयर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, मतलब भूल करना ह्यूमन का स्वभाव होता है, मानव का, और उसे क्षमा कर देना जो है ईश्वरीय होता है। मतलब कोई अगर किसी की गलती को क्षमा कर दे तो समझो कि वो ईश्वर का काम है, ये काम ह्यूमन का नहीं है।